We are going to start third and last part of this paper in which we discuss section D and E. First, we discuss section D, question number 29. The first problem is arrange the following in decreasing order of PKB. PKB और बेसिसिटी का जो रिलेशन है वो बिल्कुल उल्टा है। बेसिसिटी जिसकी ज्यादा होती है, PKB उसका कम होता है। तो यहाँ पे PKB के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उनका नेचर समझ लेते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर NH और CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ओवर द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट्स लेविस बेसिक नेचर इंक्रीजेस। मतलब एल्काइल ग्रुप हमेशा बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगा। और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो अगर डीलोकलाइज होगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब ये बेसिसिटी को कम करने वाला है। तो अब यहाँ पे जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उनको चेक कर लो। इस वाले में आपको दो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ दिख रहा है, इस वाले में एक एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे केवल बेंजीन रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो दो एल्काइल वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा तो सबसे कम इसका PKB होगा। तो PKB के ऑर्डर में सबसे कम हो जाएगा ये। उसके बाद सेकेंड नंबर आ जाएगा इसका। थर्ड नंबर पे इसमें बेंजीन रिंग केवल लगा हुआ है थर्ड में, जो बेसिसिटी को कम करेगा। और इसमें एक बेसिसिटी को कम करने वाला भी है और एक बेसिसिटी को बढ़ाने वाला भी है। तो यहाँ पे जो कम करने वाला होगा बेसिसिटी को, वो PKB को बढ़ाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा PKB थर्ड वाले का होगा। इसलिए थर्ड नंबर आ जाएगा फर्स्ट का, उसके बाद इसका। तो ये हो गया ऑर्डर। इसका बी पार्ट है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथाइल अमाइन एंड एनिलीन। इथाइल अमाइन में कोई एल्काइल ग्रुप होगा जिसपे NH2 ग्रुप लगा रहेगा, और एनिलीन में बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा रहता है। अगर इनके आप डिग्री की बात करोगे तो ये भी 1 डिग्री होता है और ये भी 1 डिग्री होता है। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ होता तो आप यहाँ पे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन शो कर लेते। यहाँ पे दोनों फर्स्ट डिग्री हैं, इसलिए आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट लिख नहीं सकते। इसलिए आप यहाँ पे चलोगे एनिलीन के ऊपर और इसका लिखोगे कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि जब इसका डाई एजोनियम सॉल्ट आप बना दोगे तो वो कपलिंग रिएक्शन शो करता है। लेकिन जो एलिफेटिक डाई एजोनियम सॉल्ट होते हैं वो कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करते। इस तरीके से दोनों आइडेंटिफाई हो जाएंगे। इसमें सी पार्ट है, कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको पूरा करना है। जिसमें यहाँ पे डाई एजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन सबसे पहले कराना है HbF4 के साथ। तो जब HbF4 के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे बन जाता है N2BF4 माइनस, और ये एक यहाँ पे बना हुआ है सॉल्ट। उसका रिएक्शन जब करा दोगे NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हीटिंग, ये बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप लगा देता है, मतलब इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोबेंजीन में। ये नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, और बन जाता है NaBF4। ये प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपको नाइट्रोबेंजीन लिखना है। इसका डी पार्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी नाइट्राइल होगा ये नाइट्राइल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। तो नाइट्राइल मतलब RCN। इसका रिएक्शन आपको कराना है SnCl2 के साथ एलॉन्ग विथ HCl। तो सबसे पहले ये इसका रिडक्शन कराएगा पार्शियल, जिसकी वजह से CH डबल बॉन्ड NH हो जाता है। और इसी का जब हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में। मतलब स्टीफन रिडक्शन एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्राइल ग्रुप का आप रिडक्शन करते हो और ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो अगर कहीं पे कार्बन के नंबर को बढ़ाना होता है तो इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। कोई भी आपके पास कंपाउंड होगा, पहले उसमें आप साइनो ग्रुप को ऐड कर दो, उसके बाद रिड्यूस करा दोगे तो एक कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे यहाँ पे एक स्टेंजा लिखा हुआ है और उसी पे केस बेस्ड आपके 4 प्रॉब्लम पूछे गए हैं। जिसमें सबसे पहला है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 रिएक्शन। अब आपको पता है कि जो SN1 रिएक्शन है वो कार्बोकैटायन के थ्रू प्रोसीड होता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री।
मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जो भी कार्बोकैटायन बनेंगे उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाएगा। तो यहाँ पे बेंजीन पहला वाला है, जिसपे लगा हुआ है CH2 के साथ Br। दूसरे वाले में बेंजीन, फिर CH, इस पे दूसरा बेंजीन लगा है और यहीं पे Br लगा हुआ है। तीसरे वाले में बेंजीन के साथ CH, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे Br। चौथे वाले में बेंजीन और एक बेंजीन और है, एक CH3 है और यहाँ पे Br। तो जब कार्बोकैटायन बनाओगे तो Br को हटा के इसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है। तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज है ये बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे बनेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनता है वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक बेंजीन है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कुल 3। यहाँ पे 2 है तो और ज्यादा बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला फॉर्म करेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी। तो पहले नंबर पे तो आ जाएगा ये। सेकेंड नंबर पे ये सेकेंड वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर बेंजीन रिंग तो 2 लगे हैं लेकिन एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप ही लगा हुआ था, और एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या करता है, जब आप बढ़ाते हो तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इस वजह से सेकेंड नंबर इसको मिलेगा। थर्ड नंबर में यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है, लेकिन इसके साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ CH3 ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इसलिए ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा, इसलिए थर्ड नंबर इसको मिलेगा और फोर्थ नंबर इसको मिल जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, और जिस ऑर्डर में स्टेबिलिटी होगी उसी ऑर्डर में इनका SN1 रिएक्शन का रेट होगा। सेकेंड वाले में है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, इस पे ब्रोमीन लगा हुआ है और तीसरे पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप है और दूसरे पे ही ब्रोमीन भी लगा हुआ है। इसी पे CH3, इसी पे Br लगा हुआ है। तीसरा है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन, तीसरे पे मिथाइल, दूसरे पे ब्रोमो, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। तो अगर इसको देखोगे तो ये 2 डिग्री आपको दिख रहे हैं, ये आपको 3 डिग्री दिख रहे हैं, और ये वाला आपको 1 डिग्री दिख रहा है। SN1 का ही रेट पूछा हुआ है तो ऑर्डर आपको पता ही है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ये, मतलब कि सेकेंड वाला। उसके बाद फिर हो जाएगा 2 डिग्री मतलब थर्ड वाला, उसके बाद फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ये हो जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं वाई रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1। SN1 में क्या होता है कि जब आप एक लीविंग ग्रुप को हटा देते हो तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचते हैं, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन इस कंडीशन में, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर शो होता है। और जब ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे अब जो अटैकिंग ग्रुप होगा, वो अटैकिंग ग्रुप फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों तरफ से इक्वली चांस होता है बाइंड होने का। और जब ये फ्रंट साइड से बाइंड होगा, मतलब कि जिधर से लीविंग ग्रुप रिलीज हुआ है, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर होता है उसका होता है रिटेंशन, मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। और जब ये बैक साइड से बाइंड हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसका हो जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के इक्वल चांस होते हैं, इसलिए दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इक्वल अमाउंट में बनने का चांस होता है, इसलिए यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हो SN2 का, तो SN2 में यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है उसके अंदर कुल 5 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एक साथ, और इंटरमीडिएट के अंदर जो 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता, इसलिए हमेशा वहां पे जो बॉन्डिंग पॉसिबल है वो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसकी वजह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसलिए SN2 में रेसिमाइजेशन नहीं होगा और SN1 में रेसिमाइजेशन हो जाता है। अगला प्रॉब्लम है वाई इथेनॉल लेस पोलर देन वाटर। तो अगर आप यहाँ पे इथेनॉल और वाटर को चेक करोगे तो इथेनॉल में जो बॉन्डिंग है वो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बहुत कम है,
इसलिए बॉन्ड आसानी से पोलैरिटी शो उतना नहीं कर पाता जितना ये OH करता है। इसलिए ये वाटर आपका ज्यादा पोलर हो जाता है और एल्कोहल ज्यादा पोलर नहीं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि OH बॉन्ड तो दोनों में प्रेजेंट है, तो पोलैरिटी के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल OH बॉन्ड नहीं है। OH बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दोनों में सेम बना हुआ है। यहाँ पोलैरिटी की वजह से जो H प्लस और OH माइनस बनता है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे भी इसको बाइंड होके OH अलग होना है और एल्काइल ग्रुप को सेपरेट होना है। इसलिए बॉन्ड का जो डिस्कशन होगा वो CO बॉन्ड का और HO बॉन्ड का होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है इसलिए लेस पोलर, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है इसलिए मोर पोलर। इसी का और वाला पार्ट है, वाई इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एज कंपेयर टू N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है कि आपका 4 कार्बन का कंपाउंड जो टर्शियरी नेचर शो करता है मतलब 3 डिग्री, और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब कि यहाँ पे 4 कार्बन जो नॉर्मल चेन में लगे हुए हैं। तो ये वाला आपका हो गया 1 डिग्री, ये वाला हो गया 3 डिग्री, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको पता ही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है SN1 के लिए, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बता देना कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर विद द फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, दैट्स व्हाई दिस वन इज मोर रिएक्टिव। चलिए, ये सेक्शन डी हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन ई पे। Draw the graph between vapor pressure and temperature and explain the elevation in boiling point of a solvent in solution। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। ये टेम्परेचर हो गया और ये वेपर प्रेशर। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसलिए जो आपका ग्राफ आता है इस तरीके से लाइन आती है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सॉल्वेंट के लिए और एक सोल्यूशन के लिए। तो इसमें कौन सॉल्वेंट है कौन सोल्यूशन है अगर उसको चेक करना है, या तो सेम टेम्परेचर यूज कर लीजिए या फिर सेम वेपर प्रेशर और चेक कर लीजिए। तो सेम वेपर प्रेशर पे अगर हम चेक करें तो इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 है। मतलब सेम वेपर प्रेशर के लिए इस वाले ग्राफ के लिए, यानी ए के लिए टेम्परेचर कम लग रहा है और बी ग्राफ के लिए टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है। तो आपको पता है कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि जैसे कोई सॉल्यूट आप ऐड करते हो तो वहां पे डिप्रेशन हो जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जिसका कम टेम्परेचर पे सेम रहेगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो ए यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये हो जाएगा सोल्यूशन। तो इनके बीच का जो गैप होता है इसी को डेल्टा टीबी बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये पहला हो जाएगा पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, व्हाई डज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एडवाइज टू टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब पाई इक्वल टू होता है CRT। पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, और अगर यहाँ पे वांठा फैक्टर इन्वॉल्व होगा तो साथ में आई भी लगा लोगे। मतलब आई जितना ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर NaCl आप ज्यादा यूज करते हो तो NaCl का वांठा फैक्टर होता है 2। तो वांठा फैक्टर 2 होने की वजह से जब NaCl आप ऐड करोगे तो उसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब प्रेशर बढ़ता है NaCl के ज्यादा यूज करने की वजह से, तो जो आर्टरी और वेन्स होते हैं उनके वाल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा जिससे ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। तो उस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कम कॉमन सॉल्ट यूज करने का एडवाइस दिया जाता है। इसके सी पार्ट में एक न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करना है। 25.6 ग्राम सल्फर को डिजोल्व किया गया 1000 ग्राम बेंजीन में। फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है लोअर हो गया इतना। तो बता दो इसका फार्मूला क्या होगा सल्फर का। यहाँ पे SX लिखा हुआ है, यानी एक्स बताना है। तो सल्फर आप जनरली जानते हो S8 के फॉर्म में होता है, तो आंसर S8 ही आएगा। अब कैसे आएगा देख लो, यहाँ पे KF की वैल्यू दे रखा है। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, इसने मेंशन किया हुआ है। तो चलिए, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम। एम की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, WB/MB इंटू WA नीचे रहेगा और ऊपर रहेगा 1000। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे। तो अगर यहाँ से मोलर मास लिखोगे तो क्या लिखोगे, KF इंटू WB इंटू 1000, और नीचे हो जाएगा डेल्टा TF इंटू WA। इस रिलेशन को यूज करना है। चलिए वैल्यू यूज करिए। KF की वैल्यू है 5.12,
डब्ल्यू बी इसका मास दिया है 25.6, 1000 ऊपर लिख दिया। 1000 ऊपर लिखते हैं तो नीचे आपको जो डब्ल्यू ए है उसको केजी में लिखना होता है। तो ये 1000 ग्राम है इसलिए 1 केजी लिख देंगे। और डेल्टा टी एफ बोल रखा है कितना एलिवेशन हो रहा है, 0.512। और इसको जब आप सॉल्व कर देते हो पूरा तो आपको आंसर मिल जाता है 256। अब यहां से अगर आपको निकालना होगा फॉर्मूला तो आप लिखोगे यहाँ पे कि 256 में 32 कितनी बार आएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 32 दे रखा है। मतलब कि x इंटू 32 करके ये 256 आना चाहिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 256/32। सॉल्व करोगे तो आएगा 8, यानी जो सल्फर का यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो S8 होगा। तो इसका आंसर है S8। इसी का आर वाला पार्ट है, वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। यहाँ पे हेनरी लॉ के हिसाब से आप लिखोगे कि जो गैस होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम लोग वार्म वाटर की बात करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी होती है वाटर में वो कम हो जाती है। इससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको सफिशियंट गैस नहीं मिलता, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और कोल्ड वाटर में टेम्परेचर डाउन होने से गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से आसानी से उनको ऑक्सीजन मिलता है और वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसका बी पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज एक्सपेक्टेड व्हेन साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल आर मिक्स्ड विद ईच अदर, व्हाट चेंज इन द नेट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर एक्सपेक्टेड। आपको जब भी कोई दो कॉम्बिनेशन दिया जाए सबसे पहले आपको चेक करना है इनके इंटरेक्शन को। अगर दोनों में इंटरेक्शन है तो सिंपल सी बात है दोनों को मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन और बढ़ेगा। अगर दोनों में इंटरेक्शन नहीं है तो बाद में भी कोई इंटरेक्शन नहीं आएगा, और एक के अंदर इंटरेक्शन है और एक के अंदर इंटरेक्शन नहीं है तो हमेशा जिसके अंदर इंटरेक्शन नहीं होगा वो दूसरे के इंटरेक्शन को डिस्टर्ब करेगा, उसको डिक्रीज करेगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। अब यहाँ पे जो दो कंपाउंड है उसमें एक है साइक्लोहेक्सेन और दूसरा वाला है इथेनॉल। अब इथेनॉल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये साइक्लोहेक्सेन के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कि इसके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो साइक्लोहेक्सेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कम्स इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथेनॉल, and when certain materials come in between the materials of certain compounds which are interact with each other, then the interaction decreases। और जब इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो फिर वो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। और एक्सपेंड होंगे तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। तो डेविएशन तो पॉजिटिव हो गया। फिर कह रहा है कि व्हाट चेंज इन द नेट वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम में क्या चेंज आपको दिखेगा। तो जब एक्सपेंड होंगे तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए आपको लिखना है नेट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसी का सी पार्ट है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 100 gram water, calculate the resultant vapor pressure of the solution। अब यहाँ पे राउल्स लॉ के हिसाब से रिलेशन क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को क्या लिख सकते हो, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पे 1 मोल सॉल्यूट पहले ही बोल रखा है, मतलब कि एन बी की वैल्यू तो 1 मोल है। एन ए निकाल लेते हैं सॉल्वेंट का 100/18 करके, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 5.55। तो इसको यूज कर लोगे तो जो एक्स बी आपका आएगा इस पूरे को सॉल्व करके वो आएगा 1/1 प्लस 5.55। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.152। इसी को यूज कर लेना है इस रिलेशन के साथ। तो अब यहाँ से जब आप पी एस निकालोगे तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा 23.8 माइनस 23.8 इंटू 0.152। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 20.19 mmHg। देख लो ये प्योर सॉल्वेंट का इतना है, सोल्यूशन का इतना है, सोल्यूशन का हमेशा कम आता है ये प्योर सॉल्वेंट से। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहला है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग स्टेबलाइज द एल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें स्ट्रेट चेन होता है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना होगा, और जगह जगह कुछ ग्रुप इस तरीके से फ्री होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच ग्रुप इस तरीके से फ्री रहते हैं। तो इस NH का H और CO का O जगह जगह इंटरेक्ट करने लगते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, और ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर होता है।
तो इस वजह से जो सेम चेन होता है वो थोड़ा सा स्पाइरल होने लगता है इस तरीके से। और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो बॉन्डिंग इनके बीच में बन रही है उसमें एक का सीओ ग्रुप और दूसरे का एनएच ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और इसी ओ एच के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो यहाँ पे इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी? इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बी पार्ट में कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो, दो दो पॉइंट आपको लिखना है। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में, और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में। जो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसमें जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये वाटर सॉल्युबल होता है, और ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इसके अलावा जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये प्राइमरी या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये वाला टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो टेम्परेचर और पीएच का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर टेम्परेचर और पीएच का कम सेंसिटिव होता है। ये तीन डिफरेंस हो गए इसके अंदर। सेम ऐसे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों स्टार्च के कंपोनेंट हैं। मतलब स्टार्च नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है, उसमें से एक एमाइलोज है जो कि अनब्रांच्ड होता है, और जो एमाइलोपेक्टिन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्रांच। अनब्रांच्ड होने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होगा, और ये सॉल्युबल इन वाटर नहीं होगा। जो एमाइलोज होता है ये आयोडीन टेस्ट देता है, और जो एमाइलोपेक्टिन है वो आयोडीन का टेस्ट नहीं देता। ये तीन डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI एंड HNO3। तो ग्लूकोज मतलब CHO, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। उसका रिएक्शन एक बार कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराना है और एक बार HI के साथ कराना है। तो जब आप रिएक्शन कराते हो HI के साथ, तो HI के साथ रिएक्शन कराने पे हाइड्रोकार्बन की चेन बनती है, मतलब आपको मिल जाता है नॉर्मल हेक्सेन। और जो नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन है ये इंडिकेट करता है कि इस ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल द 6 कार्बन्स आर अटैच्ड इन स्ट्रेट चेन। इससे इसके स्ट्रेट चेन का पता चलता है कि मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं। और जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोनिक एसिड में। मतलब टर्मिनल वाला जो एल्डिहाइड होगा ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और जो प्राइमरी एल्कोहल होता है ये भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट होता है, बीच वाला सेम रहेगा। इसी को हम लोग ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। और ग्लूकोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट करता है कि इसके टर्मिनल पे एक OH ग्रुप है, क्योंकि ये एल्डिहाइड को तो मान लो ऑक्सीडाइज करता ही है, प्राइमरी एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे दो जगह COOH ग्रुप आने का मतलब है कि एक जगह प्राइमरी एल्कोहल का ग्रुप रहा होगा। इससे इंडिकेट होता है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर जो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसमें से एक ग्रुप आपका होता है प्राइमरी। अब इसी का और वाला पार्ट है द पेंटा एस्टेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके पेंटा एसीटेट बनता है। अब उस पेंटा एसीटेट का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ कराएंगे तो रिएक्शन शो नहीं करता, और ये इंडिकेट करता है कि जो ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन नहीं है, ये रिंग चेन स्ट्रक्चर है और रिंग में प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने जो हाइवर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये इसी वजह से तो पढ़ा था कि वो पेंटा एसिड उसका रिएक्शन शो नहीं करता क्यों। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो बस इसमें लिखना है इंडिकेट क्या करता है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन नहीं होता बल्कि रिंग चेन होता है। अगला है ड्रा द हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज। एल्फा डी ग्लूकोज का आपको हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। हैवर्थ प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिंग स्ट्रक्चर। इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है ग्लूकोज का, यहाँ पे देख लो, इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके शॉर्ट वीडियो में इसको देख सकते हो ये कैसे बनता है। अभी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे H, यहाँ पे OH लिखना है, ये फर्स्ट कार्बन है। दूसरे पे HOH, तीसरे पे OH HOH, चौथे पे यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे CH2OH आएगा। ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें HOH OH का कौन ऊपर कौन नीचे रहेगा ये बिल्कुल फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप जाके देख सकते हो या फिर खुद से पढ़ सकते हो। तो ये आपका जो फर्स्ट कार्बन है उसमें OH अगर यहाँ नीचे की तरफ और H ऊपर की तरफ रहेगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। इसी को रिवर्स कर दोगे तो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है।
इसी का सेकंड पार्ट है राइट द रिएक्शन टू शो दैट द ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप। अब आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, उसको शो करने के लिए एक रिएक्शन दिया गया है, उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन आप कर देते हो ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 along with वाटर, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH, CHOH 4 टाइम्स, ये CH2 नहीं रहेगा, CHOH रहेगा, और इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है CH2OH, मतलब कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, केवल जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होता है एसिडिक ग्रुप में। और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट होना इंडिकेट करता है कि वो एल्डिहाइड था, क्योंकि जो कीटोनिक ग्रुप होता है उसको Br2 वाटर कभी भी रिड्यूस नहीं करता, इसलिए यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ उससे इंडिकेट होता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट। इसका सी पार्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू प्रोटीन इसेंशियल अमीनो एसिड। टोटल अमीनो एसिड लिविंग बींग्स के अंदर होते हैं 20, और इसी 20 अमीनो एसिड को अरेंज कर करके हमने बहुत सारे टाइप के प्रोटीन बनाए हुए हैं। तो हम लोगों की बॉडी में 13 टाइप के अमीनो एसिड्स तो पाए जाते हैं, बाकी 7 टाइप के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं होते, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग इसको गेन करते हैं प्लांट से। तो ऑल द अमीनो एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट मींस विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? अमीनो एसिड के अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता है COOH ग्रुप और एक होता है NH2 ग्रुप। इन्हीं दोनों ग्रुप के बीच में जब बॉन्ड आप बनाते हो तो उसी बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जिसमें एसिड का OH ग्रुप और NH2 का H ग्रुप इन्वॉल्व होगा और यहाँ से रिलीज हो जाता है वाटर, और दोनों बाइंड हो जाते हैं इस तरीके से। तो इसी बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। 33 है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल विद ब्यूटेनल। प्रोपेनल और ब्यूटेनल से जो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन के बाद प्रोडक्ट आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं एल्डिहाइड, इसलिए क्रॉस एल्डोल होगा। क्रॉस एल्डोल में कुल 4 प्रोडक्ट आते हैं, दो तो इन्हीं के सेल्फ आते हैं, मतलब प्रोपेनल का प्रोपेनल के साथ और ब्यूटेनल का ब्यूटेनल के साथ। इसके अलावा दो क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर केवल क्रॉस प्रोडक्ट का लिखने जा रहे हैं, सेल्फ का स्ट्रक्चर तो आप आसानी से बना सकते हो। तो एक प्रोपेनल है, मतलब CH3 CH2 CHO, और दूसरा ब्यूटेनल है CH3 CH2 CH2 एंड CHO। तो सबसे पहले जो प्रोपेनल है उसके एल्फा हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर, तो इसका जो एल्फा हाइड्रोजन होगा उसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इसका जो CH है वो हो जाएगा CH के साथ OH, ये वाला चेन सेम रहेगा। तो लिखोगे आप CH3 CH2 CH2 CH पे OH ग्रुप आ गया क्योंकि O के साथ H इसका बाइंड हो गया। अब इसी कार्बन के थ्रू आपको इस चेन को पूरा कर देना है, मतलब इस कार्बन पे इसके इस कार्बन को अटैच करना होता है। तो लिखोगे CH, इसी CH पे एक CH3 ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है। ये तो हो गया जब आपने इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट किया। अब दूसरा प्रोडक्ट आएगा जब आप इसके एल्फा हाइड्रोजन को, ये CHO ग्रुप है तो ये वाला एल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, इसको अब इसके CHO पे शिफ्ट करना है। तो इसके CHO पे शिफ्ट करोगे तो बाकी चीजें तो ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी। अब लिखोगे CH3 CH2, अब CH को आपने OH बना दिया, अब इसी कार्बन के थ्रू इसको बाइंड करना है, तो फिर लिखोगे यहाँ पे CH, इसी CH पे एक CH3 CH2 ग्रुप है और इसी कार्बन पे CHO लगाना है। इस तरीके से प्रोडक्ट आपका बन जाए। अगला प्रॉब्लम है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन। CH3CO CH3 ये एसीटोन है, फिनाइल हाइड्रोजन मतलब NH2 NH और बेंजीन रिंग। ये अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन जब भी आप कराते हो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो कार्बोनिल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड O होगा और अमोनिया डेरिवेटिव का जो NH2 का H2 होगा, ये दोनों वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाते हैं, और कार्बोनिल कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ आप अटैच कर देते हो डबल बॉन्ड के थ्रू। तो कार्बोनिल कार्बन ये हो गया, नाइट्रोजन ये हो गया, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब इस कार्बन पे दो CH3 ग्रुप हैं तो उनको इस तरीके से अटैच कर दो, और इस नाइट्रोजन के साथ अभी प्रेजेंट है NH बेंजीन, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। यही आपको लिखना है। सी है गिव रीजन वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है?
कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिनॉल में जब आप कंपेयर करोगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी और एसिड H प्लस को रिलीज कर देता है। लेकिन यहाँ पे जब H प्लस को रिलीज करते हो तो बनता है फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा एसिड के अंदर वो उसको ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, क्योंकि जो OH बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेक होके हाइड्रोजन को रिलीज करता है, इसलिए उसकी एसिडिटी फिनॉल के कंपेयर में ज्यादा हो जाती है। इसके फिनॉक्साइड आयन में जब आप उसके रिंग के अंदर नेगेटिव पार्ट को डीलोकलाइज करोगे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और कुछ कार्बन के ऊपर उस नेगेटिव के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज रहता है जो उसको डिस्टेबलाइज करता है। गिव अ सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनल मतलब हो गया CH3 CH2 CHO, और प्रोपेनोन का मतलब हो गया CH3 CO CH3। तो इस वाले में आपको ये ग्रुप दिख रहा है टर्मिनल पे, और जिसके अंदर भी टर्मिनल पे ये ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो प्रोपेनोन आइडोफॉर्म टेस्ट का पॉजिटिव रिस्पांस देगा, ये पॉजिटिव रिस्पांस आइडोफॉर्म का नहीं देगा, इसलिए दोनों को आइडोफॉर्म टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका और वाला पार्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A2D। यहाँ पे COCl है, इसका रिएक्शन कराना है H2PDBSO4 के साथ, और जब आप H2PDBSO4 यूज करते हो तो ये है रोजनमंड रिएक्शन, जिसमें Cl पहले हटेगा, यहाँ पे H अटैच होगा, मतलब बन जाएगा ये बेंजील डिहाइड। तो जो प्रोडक्ट A है वो बेंजील डिहाइड है। अब इस बेंजील डिहाइड में एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, और जब किसी एल्डिहाइड में जब एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा एंड इट रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन में दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, एक आपको मिलता है एल्कोहल सेम कार्बन का, और एक मिलता है सेम कार्बन का एसिड का सोडियम सॉल्ट। ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। अब इसी ए का आपको ग्रिगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना है। तो जब पहले आप रिएक्शन कराओगे तो CH3 को शिफ्ट कर देना है इसी कार्बन पे, और O के साथ अटैच कराना है MgBr। तो बन जाएगा ये प्रोडक्ट इस तरीके से, CH पे CH3 आ जाएगा, ये हो जाएगा OMgBr। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो OH के साथ MgBr बाहर हो जाएगा, और ये H इस पे अटैच होके बना देता है एल्कोहल। तो जो D हमारा होगा वो हो जाएगा CH पे OH और CH3, और MgOHBr हो जाता है बाहर। ये प्रोडक्ट आएगा। बी पार्ट है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है उसी बेस पे अरेंज करना है, तो इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे अरेंज करना है। अब यहाँ पे जो एसिडिक ग्रुप होता है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर उस वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट होगा और आसानी से ये H प्लस के फॉर्म में बाहर होगा। मतलब इसके साथ जो ग्रुप आप अटैच करोगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है तब तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो फिर एसिडिटी को कम कर देगा। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से एसिडिटी को कम करेगा। यहाँ फ्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इसलिए एसिडिटी को बढ़ाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। दैट्स वाई दिस वन इज मोर एसिडिक। सेकेंड नंबर नाइट्रो वाले का आ जाएगा, थर्ड नंबर आ जाएगा थर्ड वाले का। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। दूसरे बताना है इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनोन प्रोपेनोन का रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करोगे तो इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए दो फैक्टर काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है और एक स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड के कंपेयर में कम रहती है। और एल्डिहाइड में यहाँ पे दो दिए गए हैं, तो जब इथेनॉल और प्रोपेनॉल को चेक करोगे तो प्रोपेनॉल में यहाँ पे आ जाएगा C2H5CHO। अब ये ग्रुप बल्कियर ग्रुप है, इसलिए ये रिएक्टिविटी को कम करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल। ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन में प्रोपेनोन पहले आएगा, ब्यूटेनोन बाद में, इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगला है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू। तो जितने भी एसिड है उसमें फॉर्मिक एसिड ही ऐसा है जो टॉलेंट रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो ये टॉलेंट रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन का पॉजिटिव रिस्पांस शो करेगा, ये उसको रिड्यूस नहीं करता। इस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।